तो देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त की बात करते हैं। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी देवी का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगला शासक बना। तो चलिए हम बात करते हैं अब समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। अब शकों के आक्रमण से आप क्या समझ रहे हैं? विदेशी आक्रमण को विफल कर दिया था। ओके। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे, वो किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासन काल में थे। देखिए 3 बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये तीनों विद्वान किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, वो देख लीजिए। आर्यभट्ट जो थे वो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। किसकी? सूर्य सिद्धांत। अगला पॉइंट सुनिए, वराहमिहिर जो थे वो एक क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ये एसएससी 2011-15 का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए, कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की है। किसकी? मेघदूतम और कुमार संभव की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद में अगला शासक कौन बना? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो इसने भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? भानुगुप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये गुप्त वंश जो है वो खत्म होता है। जो हम गुप्त वंश की बात कर रहे थे, ये गुप्त वंश का समय चल रहा था 250 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। तो हम 500 ईस्वी तक तो आ गए। अब देखिए इसके बाद हमारा एक छोटा सा सेक्शन बच रहा है। वो क्या बच रहा है? दक्षिण भारत के राजवंश, जैसे चालुक्य वंश, चोल वंश, ये सारे जो वंशज हैं इन सबको हम, दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश है, इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे विद क्वेश्चन आंसर टेस्ट के साथ में। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हमको पता होना चाहिए। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद शब्द का मतलब क्या है? ज्ञान है। क्या है वेद शब्द का मतलब? ज्ञान। अब देखिए 4 जो वेद है वो कौन कौन से, हमको डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद है और इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। ये 1028 दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। साम्यवेद की बात करते हैं तो इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। साम्यवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला बात करते हैं हम यजुर्वेद की। इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। और सबसे लास्ट आता है अथर्ववेद। सबसे आधुनिकतम वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से ही लिया गया है। अगला पॉइंट आता है हमारा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कल्हण है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद करना है, देखिए हर्षवर्धन का ह और ह्वेंगसान का ह, ये दोनों मैच करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्राचीन भारत का जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा समझाऊं। दोस्तों अब हमारे सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं। एक रह जाता है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म को। और दूसरा हमारा रह जाता है दक्षिण भारत के राजवंश। ये दोनों टॉपिक बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
अभी जो हमने पढ़ा है अच्छे से, चलिए दोस्तों हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं, तो आप टेस्ट जरूर लगाइए। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो कौन सी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका, बी आंसर होगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो किसने करा था? मगध राज्य ने करा था। तो क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? तो बंदरगाह क्या नाम था? लोथल बंदरगाह। तो बी आंसर होगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत? कृषि थी। तो क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे, इसके साक्ष्य मिले थे। तो ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो डी आंसर होगा। देखिए कथन ए बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कथन आर बोल रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, बिल्कुल सही। तो आर जो है वो ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो किसने लड़ा था? पोरस ने, राजा पोरस ने लड़ा था। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमानुसार अपने को जमाना है। देखिए नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना करी थी, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और मौर्य वंश। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 मतलब बी आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को वहां पर भेजा था। तो क्या होगा आंसर? ए आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। डी आंसर होगा। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? तो कौन विख्यात है? देखिए दोस्तों अशोक विख्यात था, मैंने आपको बताया था। तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? देखिए मेगास्थनीज ने लिखी है। तो क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो क्या नाम था राजदूत का? नाम मेगास्थनीज था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उसने उपगुप्त से शिक्षा ली थी, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो था वो कौन था? चाणक्य था। और चाणक्य जो था वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इन शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया है? ब्राही लिपि में। ठीक है, ये भी हमको पॉइंट ध्यान रखना है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? देखिए दोस्तों शुंग वंश आया था, उसके बाद में उसके बाद आया था कौन सा? कर्ण वंश आया था, उसके बाद सातवाहक वंश आया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए आप सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? देखिए लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? देखिए लिच्छवी नामक राजकुमारी से किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और लिच्छवी राजकुमारी का जो पुत्र था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। इसलिए समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। तो सी आंसर होगा। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। तो डी आंसर होगा। मेघदूत के रचयिता कौन है? देखिए मेघदूत और कुमार संभव की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी। तो ए आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। तो बी आंसर होगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो किसने करी थी? अजात शत्रु ने करी थी। बिंबिसार की हत्या कर दी थी इसने। तो क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा।